दोस्तों नमस्कार। लास्ट पार्ट 1 वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कॉन्स्टिपेशन के केस में किस प्रकार से हमें डायरेक्ट कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन यानी लैक्सेटिव मेडिसिन न दे करके हमें प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए और प्रॉपर कारण ढूंढना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है। आज उसी के अगले क्रम में हम जिक्र कर रहे हैं फिस्चुला का। फिस्चुला बेसिकली 3 जगहों पे होता है। जो प्रोमिनेंट फिगर है वो है फिस्चुला इन एनो। दूसरा होता है फिस्चुला डेंटाइलिस। ये दांत के अंदर, मसूड़े के अंदर बेसिकली पस फॉर्मेशन होता है और वो एक इनर एंड आउटर मतलब 2 मुहा घाव जिसे बोलते हैं, जो अंदर भी खुलता है और बाहर भी खुल जाता है, तो वो घाव बन जाता है। और तीसरा जो होता है वो फिस्चुला लैक्राइमेलिस, यानी कि जो लैक्राइमल डक्ट है आई अपर आईलिड्स पे, तो वो देखने को मिलता है कि यहाँ पुड़िया टाइप का होता है और जब उससे पस वगैरह और सारा चीज जब हम देखते हैं, निकालते हैं, तो उस क्रम में जो घाव का एक मुंह बाहर और एक अंदर की ओर हो जाता है, तो वो फिस्चुला लैक्राइमेलिस उसको बोलते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं फिस्चुला इन एनो। यह एक एबनॉर्मल कनेक्शन है, मतलब एक टनल फॉर्म में जुड़ता है बिटवीन द इनर लाइनिंग ऑफ द एनल कैनाल एंड द स्किन नियर द एनस. It usually results from an anal abscess that did not heal completely. बेसिकली इसकी बारीकी यहीं पे बैठी हुई है। यह एक ऐसा एब्सेस फॉर्म करता है कि जो बाहर से तो पैक होता है, लेकिन इंटरनली एक पूरा मतलब एक तरह से साइनस फॉर्म कर लेता है, कैनाल का फॉर्मेशन कर लेता है और वो वहां से ठीक नहीं होता है। अब इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक एब्सेस इन एनल ग्लैंड्स, दूसरा क्रॉन्स डिजीज, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस, नेक्स्ट ट्रॉमा आर सर्जरी, नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी या एसटीडी। तो सबसे बड़ी चीज, ये बहुत सारे कॉजेज हैं और इनका जब हम प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में इनको हम नहीं देख कर पाते हैं, तो इसमें हमें फिस्चुला डेवलप करते हैं। अब इसमें कॉमनली हम कैसे समझेंगे फिस्चुला के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? जैसे पेन होता है, स्वेलिंग अराउंड द एनस रहता है, डिस्चार्ज ऑफ प्लस आर ब्लड, उसमें से मवाद या खून भी आता है, ईचिंग एंड आर इरिटेशन, उसमें खुजली रहती है, इरिटेशंस रहते हैं, फीवर रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं सपोरेटिव स्टेज को बनाता है, तो सेप्टिक कंडीशंस वहां से डेवलप होते हैं और इसके कारण पेशेंट को कॉन्स्टेंटली ये शिकायत रहती है कि मुझे फीवर रहता है। पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, जब भी डेफिकेशन मतलब स्टूल पास होता है तो उस समय दर्द बना रहता है और बार बार यह पुड़िया का फॉर्मेशन होता रहता है, ड्रेन करते हैं, फिर रीग्रोथ करता है, फिर ड्रेन होता है, तो ये चीजें बनी रहती हैं। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, एमआरआई या इंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिस्चुलोग्राम यह एक प्रकार का एक्सरे होता है। तो ये सारे माध्यम हैं हमारे डायग्नोसिस के। मूल विषय पे जो बात मैं रखना चाहता हूं, एक होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गेरिस। डॉक्टर केंट की जो मेट्रिया मेडिका है, लेक्चर ऑन मेट्रिया मेडिका, उसमें इन्होंने बड़ा अच्छे से जिक्र किया है। जो इनोसेंट डॉक्टर स्पेशली सर्जन हैं, they are kills million and million patients in cases of fistula in innocent way, even they do not know what they are doing. वहां पे डॉक्टर केंट कहते हैं कि
ये जो फिस्चुला है इसको कभी भी ऑपरेट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी ऑपरेट आउट करते हैं तो उस कंडीशन में फिस्चुला सप्रेस करता है, मेटास्टेसिस होती है, और उसके मेटास्टेसिस होने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है, जो हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें कहीं न कहीं डैमेज कर देते हैं, और पेशेंट का जो वीकर ऑर्गन है, वाइटल वीकर ऑर्गन लाइक लंग्स, लाइक किडनी, लाइक हार्ट, लाइक ब्रेन, तो वो जहां मेटास्टेसिस होती है उसके वहां पे ये उस डिजीज को इन्वॉल्व करता है, और परिणाम अगर लंग्स को आता है तो ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन को जाता है तो मेंटल डिप्रेशन, इमोशंस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इवन सिजोफ्रेनिया, किडनी में जाता है तो रीनल फेल्योर, किडनी डिसऑर्डर्स, और ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन देता है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं फिस्चुला के केसेस में है, जहां डॉक्टर केंट लिखते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स की मेरी प्रैक्टिस में मैंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा कि जिसका ट्रीटमेंट मैंने ना किया हो। लेकिन सपोज दैट अगर मुझे ही ये फिस्चुला इन एनो हो और अगर मुझे कोई दवा न समझ में आती हो, तो ऐसी परिस्थिति में मैं इसे एज यूजुअल लाइफ में जैसे फेस करते हैं बाकी के पेन को, वैसे ही इस पेन को भी फेस करेंगे। बस इसमें मैनेजमेंट रखेंगे, लेकिन हम इसका सप्रेसिव ट्रीटमेंट या सर्जरी सुझाव नहीं देंगे। और ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि एक पेशेंट जो मेरे लाख सुझाव देने के बाद भी नहीं माने और उन्होंने सर्जरी कराई फिस्चुला एनो की, और उसके बाद उनको अदर अस्थमा डेवलप कर गई, साथ में ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती थी। जब वो सोते थे तो आईसाइट कंप्लीटली खत्म हो जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आधे घंटे के करीब टाइम लगते थे, फिर आईसाइट रिकर करती थी। वैसे केसेस में प्रॉपर के स्टेकिंग करने के बाद पुनः दवा दी गई, और दवा देने के बाद फिस्चुला रिकर हुआ, जो मेटास्टेसिस हो रखा था तो वो पुनः सेटल हुआ, रिकर हुआ, और फिस्चुला के ओपन होते ही अस्थमा भी पेशेंट का ठीक हो गया। आईसाइट की जो प्रॉब्लम, जो जब भी वो लेटता था तो आईसाइट गायब हो जाती थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। और ग्रेजुअल लंबा ट्रीटमेंट चलने के बाद फिस्चुला भी लगभग अप टू मार्क्स आ गया, और पेशेंट के अदर जो उसके एडवर्स इफेक्ट, सप्रेसिव इफेक्ट जो आए थे, उससे पेशेंट को मुक्ति मिल गई। तो ये है टोटल। और इसमें सबसे बड़ी चीज कि ट्रीटमेंट के साथ इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इसमें आप एक तो सबसे बड़ी चीज, जितनी भी बादी भोजन है जिसमें बैगन, कुमड़ा, खटाई, अचार, अरवी, बंडा, कटहल, इस तरह के भोजन, नॉन वेज, मीट, मछली, अंडा, स्पाइसी खाना, इन सब चीजों का त्याग करना ही पड़ता है। और कभी भी ट्रीटमेंट में, चूंकि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर प्रिवेंशन आपको नहीं आता है और अगर आप इस एक पार्ट पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चित बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपके हाथ नहीं लगेगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, फिस्चुला होने के कॉज को देखें, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करें। प्लस जहां तक बात आती है मेडिसिन की, तो मेडिसिन अल्टीमेटली, जो मेडिसिन अभी तक हैं उसमें कैलकेरिया ग्रुप, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ, ग्रेफाइटिस, साइलिशिया, बर्बेरिस वल्गेरिस तो इसकी पेट दवा है। हर किसी
एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ इसको लोअर पोटेंसी में 6, 12 या 30 में साथ में अगर इसको ऐड ऑन करते हैं। क्लीनिंग पे पूरा ध्यान रखना होगा। ड्रेन जब भी पस फॉर्मेशन हो तो उसको पूरा ड्रेन कराना होगा। साथ में सेप्टिक कंडीशन को भी ध्यान में रखना होगा और कॉज को ध्यान में रखना होगा, जहां पे बैसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, अगर सिफिलिटिक बैकग्राउंड में है तो सिफिलिनम, आर्निका को आप कभी मत भूलिए ऐसे केसेस में। बेलाडोना, हिपर सल्फर को कभी मत भूलिए। लेकिन मेडिसिन सिलेक्शन के समय कुछ विशेष चीजें, विशेष बातें, मेडिसिन के नेचर को भी ध्यान में रख के ही आप मूवमेंट लेंगे, क्योंकि हिपर सल्फ, ग्रेफाइटिस, सरीखी दवाओं को देने से पहले वो एग्रावेट कर सकती हैं और वर्स्ट स्टेज भी ला सकती हैं। तो ये सावधानी जरूर होनी चाहिए। दवा कभी भी विज्ञ होम्योपैथ से ही लें। यूट्यूब या अपने से देख के दवा लेने का प्रयास न करें। इसी के साथ आज का ये मेरा पॉडकास्ट समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में एक लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, और अपने सुझाव जो भी हों या आगे कोई टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।